नहीं, इसी महीना में हो जाएगा, इस महीना में हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो इस महीना में हो जाएगा। दोनों तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट में सही बैठ रहा है, हाँ उस तरीके से। अच्छा देखो, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। we discuss all the concepts related to employee benefit। वो एक जन आते हो जाएगा। हाँ वो ऐसा होता है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट शुड बी देयर। नहीं, फिर उसको सेकंड बैकग्राउंड में मुझे OBS में करना पड़ेगा। हाँ एक क्लास का, हाँ, कोई होता नहीं है, तो इसलिए व्हाट आई डू कि किसी एक को ज्वाइन करवा देता हूँ जो बैठा है, और साइड में फोन रह जाता है, राइट। अब देखो एम्प्लॉय बेनिफिट, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय का डेफिनेशन डिफाइन है क्या AS15 में? नहीं है, डिफाइन नहीं है। बट एम्प्लॉय में क्या क्या कवर होता है? ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो कैजुअल है, चाहे वो पार्ट टाइम है, चाहे वो फुल टाइम है, कैसा भी टाइप ऑफ एम्प्लॉय हो, इट कवर्स अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट। यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं है, उसके लिए AS15 में क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोफेशनल्स का होता है, राइट। वेयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। क्लियर है? बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को बेनिफिट कवर्ड है, या एम्प्लॉय से रिलेटेड किसी को भी आप बेनिफिट दोगे तो कवर्ड है। दोनों, किसी को भी, वेदर उनके रिलेटिव्स हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, बीवी हो, कोई भी हो, राइट। उनके डिपेंडेंट, उनको भी, हाँ, एनी अदर पार्टी, एवरीवन इज कवर्ड अंडर एम्प्लॉय, राइट। इज इट क्लियर? बेनिफिट्स, कितना तरीके का बेनिफिट्स है? 4। कौन सा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन। ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर में क्या क्या कवर था? रेगुलर पीरियड बेनिफिट्स और compensated absences, then profit sharing and bonus plan, फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। अरे बाबा क्या रिवाइज किया आप लोग? आपको जब ऐसे ओवरव्यू नहीं पता होता किसके अंदर क्या करोगे, कैसे याद रहेगा, राइट। क्योंकि एएस को इसी फ्लो में याद करना पड़ेगा, पहले उसके नाम से ही कहानी चालू हो जाता है। तो एम्प्लॉय में क्या क्या पॉइंट है? क्लियर है? बेनिफिट्स में 4 बेनिफिट्स है, फिर से बोलना कौन सा? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन। क्लियर है? शॉर्ट टर्म में 4 आता है, कौन सा? रेगुलर पीरियड, एग्जांपल ऑफ रेगुलर पीरियड, सैलरीज, वेजेस, वो सब आ गया। देन कंपनसेटेड एब्सेंसेस, जिसमें क्या आता है? पेड लीव्स। चलो अभी बात करते हैं पेड लीव्स का, आराम से स्लो एंड स्टडी अंदर ड्रिल डाउन करते हैं। पेड लीव्स 2 तरह का हो सकता है, एक्यूमुलेटेड एंड नॉन एक्यूमुलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एक्यूमुलेटेड? जिस ईयर अलाउड था उसी ईयर लिया तो ठीक, आगे नहीं मिलेगा। एग्जांपल मैटरनिटी। नॉन एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड होगा। इफ आपने करंट ईयर में लीव नहीं लिया तो वो नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो। अब उसके अंदर 2 चीजें हैं, वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग में क्या होता है? कैश। ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम आपको जितना लीव्स क्रेडिट अवेलेबल था आपने नहीं लिया तो इक्विवेलेंट टू पर डे सैलरी आप कैश लेके जा सकते हो। एंड नॉन वेस्टिंग में क्या है? लीव ही लेना पड़ेगा, कैश नहीं मिलेगा। What will be the accounting for non-accumulating leaves?
कोई अकाउंटिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। वेयर एज एक्यूमुलेटिंग का क्या करोगे, वेस्टिंग हो चाहे नॉन वेस्टिंग हो प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, वेस्टिंग के लिए कुछ ध्यान में रखना है क्या? कैसे प्रोविजन का वैल्यू निकालेंगे? जितना अनयूज्ड लीव है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिसका बाकी है इनटू सैलरी पर डे, तो टोटल प्रोविजन कितना बनाना है पता चल जाएगा। क्लियर है? वेयर इज नॉन वेस्टिंग में क्या था? यस, एस्टिमेशन चेक करना पड़ेगा, जितना एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज है जो लीव्स लेने वाले हैं इनटू एक्सपेक्टेड अनयूज्ड लीव जो उन लोग लेंगे मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर डे, तब हमें प्रोविजन का वैल्यू मिल जाएगा। दैट वाज कंपनसेटेड एब्सेंसेस, राइट। उसके बाद में शॉर्ट टर्म में क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। वहां पे एक नॉर्मल तरीका था, जितना क्वेश्चन बोलेगा जिस तरीके से बोलेगा उतना अपन प्रोविजन बना लेते हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट या फिर बोनस। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या था? नॉन मैन्युटरी बेनिफिट एज पर द क्वेश्चन, उसमें भी दिमाग इतना लगाना नहीं था। दैट वाज द शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्लियर है? देन उसके बाद लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके 12 मंथ्स एंड होने के बाद कोई बेनिफिट्स हमें पे करना है, देन इट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। एग्जांपल क्या होगा? लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी की वजह से कोई बेनिफिट्स हमें देना पड़ रहा है जो ओवर द पीरियड आप देते जाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। इज इट क्लियर? देन उसके बाद था पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। वो क्या है? यस, रिटायरमेंट के बाद जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देती है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ठीक है, एग्जांपल ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, वो सब हो गया। अब इस पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में दो तरह का प्लान है। क्या है? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम लोग? एम्प्लॉयर क्या करता है, एक थर्ड पार्टी को पे कर देगा, दैट थर्ड पार्टी विल मेक पेमेंट टू द एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉयर का रिस्क होता है क्या इसके अंदर? रिस्क बोले तो कैसा रिस्क? एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक्चुरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क लाइज विद एम्प्लॉई नॉट थर्ड पार्टी। इज इट क्लियर? एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कब खत्म हो जाएगा? जिस दिन वो थर्ड पार्टी को या उस फंड को पे कर देगा। इज इट क्लियर? वेयर इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को खुद पे करेगा आफ्टर द रिटायरमेंट या फिर ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक लमसम वैल्यू। इज इट क्लियर? तो दैट वाज डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट में रिस्क किसका है? एम्प्लॉयर का। रिस्क कैसा? एक्चुरियल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक्चुरियल बेसिकली वैल्यूएशन रिस्क है, एंड इन्वेस्टमेंट जब आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करोगे, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया वैल्यू को, तो वो रिस्क एम्प्लॉयर को ही बियर करना पड़ेगा। बिकॉज अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान एम्प्लॉयर कमिट कर देता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट या ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको एक सर्टेन सम मिलेगा ही मिलेगा। हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था सर्टेन स्टेप्स देखने के बाद में। क्लियर है? विल डिस्कस। अब ये तो क्या बेनिफिट्स की बात। अब इसमें भी टर्मिनेशन बेनिफिट्स हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें क्या क्या आता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर भी निकाल सकता है और एम्प्लॉय चाहे तो खुद भी निकल सकता है। दोनों कंडीशन में उसको बेनिफिट्स देना पड़ता है, कुछ लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। जिसका एग्जांपल था वीआरएस एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। वीआरएस मिलता है जब एम्प्लॉय खुद छोड़ के जाता है, और रिट्रेंचमेंट में जब एम्प्लॉयर फायर कर देता है बिफोर द रिटायरमेंट डेट। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? बेनिफिट्स कैश में होगा या काइंड में? कैसे भी हो सकता है बेनिफिट्स। देन प्रोविजन बनाना ही है अपने को। देन फिर हमने कुछ सर्टेन स्टेप्स देखे थे अंडर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कि कितना मुझे करंट ईयर में हमारे बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। इज इट क्लियर?
तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स था। सबसे पहला क्या था, पहले ये निकालो कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट की डेट पे टोटल कितना अमाउंट हमें एम्प्लॉय को पे करना है। वो कैसे निकालते हैं, यस, फाइनल ईयर का जो सैलरी था मल्टीप्लाइड बाय उसमें जितना परसेंटेज तुम देने वाले हो, पूरा तो सैलरी नहीं दोगे, उसका सर्टेन परसेंटेज एज ए बेनिफिट हम देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स उसने सर्विस दिया मुझे, तो टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिल गया। बट ये तो लमसम है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप दोगे, बट हम प्रोविजन तो एवरी ईयर बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पर ईयर कितना ड्यू करना चाहिए वो निकालते हैं। बट ये पर ईयर जो ड्यू अमाउंट है, दिस इंक्लूड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू सीधा रास्ते से निकलेगा या रिवर्स, उल्टा सोचना है प्रेजेंट वैल्यू में, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हो और वो पैसा मिलेगा आपको 4 साल और बाद, तो फोर्थ ईयर का एंड में जो पीवी फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना था। इज इट क्लियर, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकला इसको अपन क्या बोलते हैं, करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, करंट सर्विस कॉस्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस करंट सर्विस कॉस्ट इसमें इंटरेस्ट निकलता जाएगा, लगता जाएगा, राइट। तो हम लोग इंटरेस्ट एलिमेंट भी कैलकुलेट करना सीखे थे। तो करंट सर्विस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों को सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और ये दोनों ऐड होके मेरा प्रोविजन का वैल्यू मिल जाता है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर, उसके लिए टेबल बनाते हैं हम। हाँ, yes, correct. Current service cost plus interest cost is my employee benefit for current year जो हमने total provision बनाया। Is it clear, आई बात समझ में। फिर हमने देखा था इसमें कुछ एक्चुअल गेन लॉस भी हो सकता है, राइट। आपने डिसाइड किया कि बेनिफिट इतना नहीं इतना होना चाहिए, तो बेनिफिट को इंक्रीज करना है तो इट्स एन एक्चुअल लॉस, और बेनिफिट डिक्रीज करना है देन इट्स एन एक्चुअल गेन। इज इट क्लियर, गेन। तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री। फिर और एक था, क्या था, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट क्या है, टाइम से पहले बेनिफिट जब आप पे कर देते हो तब उसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। तो नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री था, डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ ऑब्लिगेशन है 10 लाख, पे करना पड़ रहा है 8 लाख, तो टू गेन ऑन सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो लॉस ऑन सेटलमेंट। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। हमने इतना ही एम्प्लॉय बेनिफिट आपको एएस सिखाता है एट इंटर लेवल। किसके ऊपर एप्लीकेबल है एएस 7, लेवल 1 एंटिटीज पे तो एप्लीकेबल है ही, बाकी सारा एंटिटीज पे एप्लीकेबल है विद सर्टेन रिलैक्सेशन। एंड बाकी सारा एंटिटीज में नॉर्मली वो कवर्ड किया गया जो 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, राइट, वो कवर्ड किया गया। इज इट क्लियर, कर्टेल सेटलमेंट एंड कर्टेलमेंट का मतलब हो गया ड्यू डेट से पहले आप सेटल डाउन कर रहे हो एट ए हायर वैल्यू और एट ए लोअर वैल्यू, तो उसको कर्टेलमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है क्या। वैल्यूएशन है वो एवरी ईयर तुम अपने हिसाब से प्रोविजन बना रहे हो, फिर आगे चल के तुम एक्चुअल एजम्पशन। और एक्चुअल में देखो मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ, एक्चुअल जब वैल्यूएशन की बात करते हैं दे कवर्स टू थिंग, डेमोग्राफिक एजम्पशंस एंड फाइनेंशियल एजम्पशंस। तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रख के उन लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आपका इतना होना चाहिए था बेनिफिट। तो फिर हम देखते हैं कि हमने बेनिफिट ठीक बुक्स में रिकॉर्ड किया या नहीं किया। कम किया है तो ज्यादा रिकॉर्ड कर लेंगे, ज्यादा किया तो कम कर देंगे। वो दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं एक्चुअल एजम्पशंस में, एक डेमोग्राफिक एजम्पशंस और एक फाइनेंशियल एजम्पशंस। मैंने लिखा है नहीं क्योंकि इतना काम आपका रहेगा नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ लो, सुनो, एक्चुअल एजम्पशंस में जो डाउट आ रही है ना कि भैया वो कैसे होता है, वो बेसिकली दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं आपके।
एक हो गया डेमोग्राफिक एजम्पशंस और एक फाइनेंशियल। अब डेमोग्राफिक में उन लोग क्या क्या फैक्टर्स, बिकॉज एक्चुरियल तो आपको पता होगा कि एक्चुरियल साइंस इज ए स्टडी, उन लोग बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट के रिगार्डिंग वो दो फैक्टर्स देखते हैं। पहले एम्प्लॉय के रिगार्डिंग डेमोग्राफिक एजम्पशन, डेमोग्राफिक में वो ये देखते हैं कि कितना समय तक जिएगा, आपका कंपनी का लेबर एट्रिशन कितना है, कितना साल तक एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। उन सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ध्यान में रख के उन लोग वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है फाइनेंशियल, कि डिस्काउंटिंग रेट क्या होना चाहिए, मार्केट में फ्यूचर सैलरी क्या होगा, कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, एक एम्प्लॉय का ग्रो एक इकोनॉमी में किस हिसाब से होता है। तो उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये सब आपको इंटर लेवल में नहीं सीखना कि वो वैल्यू कैसे निकालना है, वो क्वेश्चन खुद आपको देगा कि एक्चुरियल एजम्पशंस कितनी है। आई बात समझ में? सो दीज आर द थिंग आप देख सकते हो। डेमोग्राफिक एजम्पशन में क्या करते हैं, दे कंसीडर द फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज, मतलब जो एट प्रेजेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी काम करके चले गए उनके डिपेंडेंट को उन लोग कंसीडर करते हैं, हु आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स। उसमें इन लोग क्या क्या देखते हैं, demographic assumptions deal with matters such as mortality both during and after employment। mortality बोले तो कितना साल तक वो जीता है, लाइफ स्पान, ठीक है। जब वो काम कर रहा था तब एक assumption होती है, काम करने के बाद और कितना साल तक वो जिएगा, उस फैक्टर्स को वो ध्यान में रखते हैं। तभी तो हम एक assumption निकाल पाएंगे ना कि इतने ईयर्स तक हम लोग को बेनिफिट पे करना है। सेकेंड फैक्टर ध्यान में रखते हैं, रेट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। रेट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कितना फटाफट, मतलब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है वो कितने टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और छोड़ के चला जाता है, राइट, दैट इज रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। देन उसका डिसेबिलिटी, उसमें से आपके पास जितने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है उसमें से कितने बीमारी है उनके पास, राइट, किस टाइप का डिजीजेज है। कहीं ऐसा तो नहीं डिसेबल्ड पर्सन ज्यादा है तो फिर बेनिफिट्स भी ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, कितने टाइप के या फिर कितना परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में वीआरएस लेते हैं या अर्ली रिटायर्ड हो जाते हैं, उस फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लान मेंबर्स विद डिपेंडेंट हु विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स। प्लान मेंबर्स विद डिपेंडेंट मतलब जाने के बाद उनके डिपेंडेंट को हमें पैसा देना पड़ेगा, ऐसे कितने एम्प्लॉयज है। हर एम्प्लॉयज को तो हम ये कमिट नहीं करते ना, थोड़े सीनियर एम्प्लॉयज को ही करेंगे। देन क्लेम रेट्स अंडर मेडिकल प्लान, यदि आप मेडिकल बेनिफिट्स दे रहे हो उसमें से कितने एम्प्लॉयज है जो हर साल क्लेम करते हैं आपसे। ऐसा तो है ना सबको मेडिकल पॉलिसी दे रखा है और सबका क्लेम होता है, ऐसा तो नहीं होता। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस आप करवाते हो, सब थोड़ी मर जाते हैं। उन लोग जो अमाउंट और प्रीमियम डिसाइड करते हैं दैट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्चुरियल अजम्पशन, बिकॉज एक्चुरियल का असली काम इंश्योरेंस कंपनी में, कोई भी नया इंश्योरेंस लॉन्च होता है ना, उसकी जो वैल्यू डिटरमाइंड होती है, उसका जो प्रीमियम डिटरमाइंड होता है, कैसे कितना क्या होना चाहिए, वो सब एक्चुरियल कैलकुलेशन है। दे कंसीडर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, वहां पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलता है, प्रोबेबिलिटी चलता है, स्टेटिस्टिक्स चलता है, तब जाके वो एक वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं कि इस पॉलिसी के लिए इतना प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए और इतना लाइफ स्पैन हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। आई बात समझ में? सेम थिंग यहाँ पे इन पॉइंट्स को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि उन लोग डेमोग्राफिक में क्या क्या देखते हैं, कितना साल जिएगा, कितना साल मर रहा है, कितना जल्दी रिटायर हो, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे डेटा कलेक्ट करते हैं उन लोग। एंड देन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, फ्यूचर सैलरी कितना देने का एक्सपेक्टेशन है, या फिर बाकी कॉम्पिटिटर्स किस हिसाब से ग्रो करते हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या क्या बेनिफिट प्लान देते हैं तो हमें भी उस हिसाब से देना पड़ेगा, रिटेन करना है तो, राइट। मेडिकल बेनिफिट्स, फ्यूचर मेडिकल कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो कभी भी आपको एक इंटर लेवल ये नहीं आएगा कि एक्चुरियल एजम्पशन कैलकुलेट करके बताओ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हायर नॉलेज है जो आप सीए फाइनल में जाके सीखोगे। क्लियर है? उसमें भी 100% नहीं सीखोगे, बिकॉज ये सीखना है तो आपको एक्चुरियल साइंस करना पड़ेगा। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आप कभी भी नहीं करोगे। आपको कभी कोई क्लाइंटेल मिल भी गया जहां पे आपको एक्चुरियल वैल्यूएशन चाहिए या एक्चुरियल रिपोर्ट चाहिए, तो आप किसी एक्चुरी के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि मेरे को ऐसा ऐसा है, ये सिनेरियो है, आप मेरे को ये करके दे दोगे, तो उसके लिए हम लोग उसको प्रोफेशनल फीस पे करेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? आई होप क्लियर है व्हाट इज एक्चुरियल एजम्पशन। इसलिए मैंने लिखाया था नोट्स में, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, आपको नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, ना ही थ्योरेटिकली वो पूछेंगे कि एक्चुरियल कैलकुलेशन में हम लोग क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं। इज इट क्लियर? बट अब गलती से
आ भी गया तो थोड़ा कुछ आइडिया लगा कि क्या लिखना है। वो सारे फ्यूचर एंड पास्ट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करते हैं एंड इट्स प्योरली मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल। एंड किसी को एक्चुअल साइंस का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वहां पे मेजर सब्जेक्ट उनका मैथ्स और स्टेट्स है, इनिशियल लेवल्स के जो भी पेपर है तो वो हाई लेवल का होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 7 बेनिफिट्स के ऊपर सर्टेन स्टेप्स लिखे, तो उसपे हमने क्वेश्चंस देखा था, क्लियर है। और एक चीज, एक होता है प्लान एसेट। प्लान एसेट इज नथिंग, आप क्या करते हो फ्यूचर में जो बेनिफिट्स देना है, आज करंट ईयर में प्रोविजन बनाते जा रहे हो, एवरी ईयर आप प्रोविजन बनाओगे, तो बताओ एज अ बिजनेसमैन वो प्रोविजन का वैल्यू, आपके पैसा बिजनेस में ही है, प्रोविजन से एक्सपेंस कम हो गया, आई मीन एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया ना, तो प्रोविजन इज ए नॉन कैश, पैसा कहीं गया क्या है, तो धंधे में ही ना। अब वो पैसा आप धंधे में ही रहने देते हो क्या, वी इन्वेस्ट दैट अमाउंट, प्रोविजन का पैसा हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्ट करते हैं ना उसी को हम बोलते हैं प्लान एसेट, उसी को अपन बोल रहे हैं प्लान एसेट, नथिंग मोर देन दैट। वो जो बेनिफिट का पैसा है जो फ्यूचर में आपको पे करना है, जब आज आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो ना, उसको अपन बोलते हैं प्लान एसेट। हमने प्लानिंग करके एक एसेट क्रिएट कर दिया है सो दैट फ्यूचर में आपको जितना पैसा चाहिए वो बन जाए, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होगा ना उसके अंदर में, राइट। आई बात समझ में। तो पहले से यदि आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा होगा तो वो ओपनिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर और इन्वेस्टमेंट किया है तो वो प्लान एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड कुछ बेनिफिट पे करना है तो हम क्या करेंगे, प्लान एसेट को सेल आउट कर देंगे। इज इट क्लियर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मेरा ड्यू होता रहेगा। आई बात समझ में। एट ईयर एंड, एट ईयर एंड देखो प्लान एसेट क्या है, ओपनिंग बैलेंस। अभी मैंने बताया प्लान एसेट क्या होता है, क्या होगा प्लान एसेट, प्रोविजन अमाउंट जो अपन इन्वेस्ट करते हैं। हेलो, क्लियर है। तो प्लान एसेट बेसिकली कुछ नहीं है, जब हम लोग हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको प्लान एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है, बेसिकली ये वो प्रोविजन वाला वैल्यू जो आपने साइड में रखा है वो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी को अपन प्लान एसेट बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो पहले ओपनिंग बैलेंस देख लेंगे, कुछ होगा तो प्रीवियस इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर और इन्वेस्ट किया तो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। क्या एंट्री करते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, प्लान एसेट्स। तो प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और इन्वेस्ट कर दिया। फिर इस वैल्यू से इफ आपने कुछ भी निकाल दिया तो बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट सेल करने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो वही हो रहा है बैंक टू प्लान एसेट्स, तो पैसा निकल गया। फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा तो वो इंटरेस्ट ड्यू कर लिया, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, क्या चीज, एम्प्लॉय बेनिफिट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। वर्ड एक्सपेक्टेड इसलिए यूज किया क्योंकि ओवर द पीरियड क्या होता है कि रेट चेंज होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे आपके मॉड्यूल के अंदर एएस के अंदर में दो कंडीशंस में कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट नॉर्मली कंपाउंडिंग होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, बट आपका क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व किया गया, कंपाउंडिंग से भी सॉल्व किया गया। जो आपका क्वेश्चन कवर्ड है उसके लिए मैंने आपको नोट्स में एक फॉर्मूला लिखा है जो आपके काम आएगा, ये वाला कंपाउंडिंग हाफ ईयरली निकालने के लिए, कि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे उसको, वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे कंपाउंडिंग हाफ ईयरली आप निकालते हो, तो वो आपको वहां पे काम आएगा। देन ईयर एंड में जो हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं दैट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, ध्यान रखना फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, ये गलती मत करना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। एंड वॉट एवर विल बी द डिफरेंस इन अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल गेन और लॉस। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें कैलकुलेट करना सिखाता ही नहीं है, और वैसे भी ये हम सीखेंगे भी नहीं सीए का जर्नी में भी, एक्चुअल्स का काम है।
तो उन लोग प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस। समझ में आया व्हाट इज प्लान एसेट्स? नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है? अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स कैसे निकालेंगे? वो तो नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न कितना होगा? एक्चुअल रिटर्न के लिए जितना एक्सपेक्टेड है उसमें से एक्चुअल गेन या तो ऐड कर दो या एक्चुअल लॉस माइनस कर दो, एक्चुअल लॉस, तब जाके आपको एक्चुअल रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जो गेन है वो तो प्लान एसेट्स में ऐड होता है, लेकिन लॉस होगा तो प्लान एसेट से माइनस होगा ना। तो आपने 100 रुपए लगाया कहीं पे, ठीक है, 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो कितना मिलेगा? 10 रुपए। और आपको एक्चुअल गेन हो गया 2 रुपए, तो एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ तुम्हारा? 12 रुपए। और यदि कल को तुम्हें 3 रुपए का एक्चुअल लॉस हो गया तो एक्चुअल रिटर्न कितना? 10 माइनस 3, 7 रुपीज ही हुआ ना। तो वही तो है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब इंटरेस्ट, उसमें से जितना और फायदा हो रहा है वो भी ऐड हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो वी विल गेट टू नो एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। आए समझ में? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है क्या? देखो सिर्फ यही डिस्कस करना बाकी था, so that we can move towards the questions. हाँ हाँ फेरली वाले का, हाँ ये इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उस पे एक्चुअल रिटर्न कितना मिला है? क्या चीज? रेट ऑफ रिटर्न तो है ही, जैसे 10% मैंने बोला, 10% वो तो मिल ही रहा है। एक्चुअल फायदा हो गया, वैल्यूएशन फायदा हो गया, वैल्यूएशन की वजह से तुम्हारा इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ गया, तो वो भी तो गेन ही है ना, वो भी तो रिटर्न है तुम्हारा, तो वो भी तो ऐड होना चाहिए। इसीलिए जो नॉर्मल रिटर्न है वो तो है ही, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वो तो है ही, बट वैल्यूएशन की वजह से, एजम्पशंस की वजह से if आपका इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ जाए तो वो भी तो आपके लिए रिटर्न ही है। क्लियर है? किसी का डाउट? करेंगे अभी विद द क्वेश्चन, सारा क्लैरिटी हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कि प्लान एसेट का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, अब आराम से जब क्वेश्चन करेंगे ना एक एक करके तो आपको समझ में आएगा। लास्ट हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 किया था ना? हाँ हाँ, एक ही किया ना लास्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 9। नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। जितना भी नया एएस ऐड हुआ है आपका इंटर लेवल में फ्रॉम May 24 ऑनवर्ड्स, ध्यान रखना उसका कंपाइलर नहीं दिया क्योंकि जरूरत भी नहीं है उसका। उसमें जो स्टडी मैट के अंदर है उसको बहुत अच्छे से करना, उसके सारे एमसीक्यूज, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन बनेगा तो वो वहीं से बनेगा, थोड़ा सा फिगर्स चेंज कर देंगे, नथिंग मोर देन दैट। फिर धीरे 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 करके उसका कंटेंट और बढ़ता जाएगा। क्लियर है? और कितना एएस नया ऐड हुआ है याद है किसी को? May 24 वालों याद है तुमको कि कितना टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए ऐड हुए? नाम और नंबर ही बता दो मेरे को। 9, 10, 7, 8। चार ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुए हैं। चलो 9, 10 बोलने के बाद हम 4 बोले तो 4 ही तो हुआ है। AS23, AS27, AS28, AS15। हाँ वो पहले से थे, वो पहले से चल रहे, ऐड ये 4 ही हुए। इज इट क्लियर? नहीं 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 नहीं, नया तो हम छोड़ ही नहीं सकते है, क्योंकि नया एनी हाउ इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस 4 एएस में तुम मान के चलना कि कम से कम 10 से 12 मार्क तो आएगा। AS15, AS23, 27, 28, ये 4 एएस मिला के आपको 10 मार्क तो देके जाना चाहिए एग्जाम में। इम्पेयरमेंट, क्योंकि नया हमेशा इंस्टीट्यूट का फेवरेट होता है। तो मान के चलो कि AS15 से एक क्वेश्चन दिखेगा, 23, 27 से एक दिख सकता है और 28 से एक दिख सकता है।
वैसा वाला कहानी चलेगा, क्योंकि 21, 23, 27 लिंक्ड है। तो 21 का क्वेश्चन तो आएगा 110%, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो अराउंड 12 से 14 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब वो 23, 27 से क्या टच करते हैं वो देखना पड़ेगा। क्या है वो, कोई बात नहीं ना। अच्छा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, Omega Limited belongs to the engineering industry. The company received an actuarial valuation for the first time for its pension scheme, which revealed a surplus of 6 lakh. देखा यहाँ पे हमने क्या किया, हम जो पेंशन स्कीम चला रहे थे उसके लिए प्रोविजन बना रहे थे, फिर हमने एक्चुरियल को अपॉइंट किया और बोला कि सर प्लीज वैल्यूएशन करके दीजिए कि हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सब कुछ पैरामीटर को देख के वैल्यूएशन करके दिया और बोला कि 6 लाख हमारा क्या है, सरप्लस है। रिवील्ड अ सरप्लस, यानी हमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है। क्लियर है, ज्यादा प्रोविजन बना रखा है। इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम, अब कंपनी क्या बोल रहा है, इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर बाय रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन। जब हमने 6 लाख का प्रोविजन ज्यादा बना रखा है पेंशन के रिगार्डिंग, तो कंपनी चाह रही है कि इस 6 लाख को हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख करंट ईयर में प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे और 3 लाख नेक्स्ट ईयर में रिवर्स करेंगे। इज इट क्लियर? The average remaining life of the employee is estimated to be 6 years. You are required to advise the company on the following items from the viewpoint of finalization of accounts, taking note of the mandatory accounting standard. Yes, हमने एक नोट देखा था कि एक्चुरियल वैल्यूएशन से जो भी गेन और लॉस होता है वो उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप स्प्रेड नहीं कर सकते। 6 लाख उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। क्या चीज? हाँ, करंट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे इसी साल। आप स्प्रेड नहीं कर सकते ओवर द 2 इयर्स, ये हमें एएस सिखाता है। इज इट क्लियर? एक्चुरियल गेन और लॉस के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट एवर एक्चुरियल गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। हाँ हाँ, रिवर्सल एंट्री है ये तो। पहले तुमने कहाँ दिखाया था एक्चुअल, इसको तुम अदर इनकम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, प्रोविजन बनाया तो एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, अभी हम प्रोविजन को रिवर्स करेंगे, तुम्हारा एंट्री क्या होगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल गेन। अब ये एक्चुरियल गेन कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चला जाएगा अंदर अदर इनकम। एंड फिर आपको लगता है कि इससे मेरे यूजर्स का इम्पैक्ट हो सकता है, तो एज पर एएस 5 क्या करो, सेपरेट डिस्क्लोजर। एक्सपेंसेस में नेगेटिव फिगर आ सकता है, आ सकता है। जैसे हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्री को शो करते हैं वो नेगेटिव में ही होता है। करेंगे जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा। नंबर 6 क्लियर है, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अरे ये छोटा थ्योरी देखो, इतना छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का चांसेस कम, बट एमसीक्यूज में तो चांसेस है, तो ध्यान रखना, एकदम लाइटली मत लेना। क्लियर है, ये समझ में आया? जागो जागो जागो। अभी तो चालू हुए, इतना देर गटर मस्ती किया इधर से उधर। यस गंदा, इसको बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे हम लोग एमसीए को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। फिर एमसीए से आईसीए के पास जाएगा, उन लोग कुछ इंटरेस्टिंग बनाएगा इसके अंदर है। नहीं, सब्जेक्ट जब इंटरकनेक्टेड हो जाता है तब इजी लगने लगता है चीजें। हाँ, एज ऑन फर्स्ट, अच्छा नंबर 7, illustration number 7, as on 1st April 2000x1 the fair value of plant asset was, can I say this is the opening balance of plant asset, not plant, sorry, plant asset, ठीक है। प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पेंशन प्लान ऑफ जेलस लिमिटेड। ऑन 30th September द प्लान पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 19,000। हमने क्या किया, बेनिफिट्स पे किया तो एसेट्स बेचना पड़ेगा। देखो आपके पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है,
1,00,000 बाय बैंक 19,000। यहां तक क्लियर है? फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब और ऐड किया हमने प्लान एसेट्स में, इंटरेस्ट नहीं है, इनवर्ड कंट्रीब्यूशन है, मतलब आपने प्लान एसेट्स में और पैसा डाला 49,000। फिर सॉरी, फेयर वैल्यू लेना है। क्लोजिंग बैलेंस विल ऑलवेज बी शोन एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितना है प्लान एसेट्स का? ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाज 147,920। एक्चुअल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन वाज 600। एक्चुअल लॉस हुआ आपको, इधर लिख सकता हूं भाई, एक्चुअल लॉस क्या चीज? हाँ, 1,50,000। एक्चुअल लॉस कितना? 600। क्वेश्चन बोल रहा है on 1st April the company made the following estimates based on its market studies, understanding and prevailing prices। ठीक है। इन हाँ, ये तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, इसका मुझे प्लान एसेट से क्या लेना देना? ये तो प्रोविजन है, इतना का प्रोविजन बनाना चाहिए था। प्रेजेंट वैल्यू है इसका, क्या चीज? ईयर एंड पे, ईयर एंड का वैल्यू है 31 मार्च में। प्रेजेंट वैल्यू है 147,920। ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। अब यहाँ पे देखना एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, कुछ नहीं है ये, एक बार का इग्नोर करो प्लान एसेट्स के लिए। क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10.25% इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये एनुअली है, राइट? अब एक चीज देखो, ये टाइम ग्राफ है। ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000, उसके बाद आपने क्या किया, 6 महीने बाद 19,000 माइनस हो गया और नया इंट्रोड्यूस किया कितना? क्लियर है? तो यानी इस 1,00,000 पे तो कहना इसे नॉर्मल पूरा साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू है उस पे तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना भाई। किसी को समझ में आया? अरे 1,00,000 तो स्टार्टिंग में था, तो उस पे पूरा साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और जो 6 मंथ्स में चेंजेस हुआ है उसका डिफरेंस वैल्यू पे 6 मंथ्स का निकाल लो। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, 1,00,000 पे पहले 6 महीने का निकाल लो और फिर जो वैल्यू बचेगा उस पे 6 मंथ्स का निकाल लो, कहानी तो सेम ही रहेगा। क्या क्या? 19,000 पूरा ही निकाल रहे हो ना? अब इसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बुक्स में तो टोटल इंटरेस्ट ड्यू होगा ना। तुमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है 1,00,000, 6 मंथ्स के बाद वहां से 19,000 निकाल लिया और तुमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया 49,000, तो जो करंट ईयर में इन्वेस्ट किया है उसको तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1,00,000 पे 6 मंथ्स, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1,49,000 नहीं, 1,30,000 पे 6 मंथ्स होना चाहिए ना इंटरेस्ट, ऐसे समझ लो। या फिर 1,00,000 पे पूरे साल भर का कैलकुलेट कर लो एंड 30,000 पे 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो। अभी तक तो वही क्वेश्चंस कवर्ड है, वरना फिर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इतना कंपाउंडिंग आपको सिखाया नहीं है एएस ने। क्लियर है? तो ये 6 मंथ्स का ही मान के चलो कि अभी तक तो इन्होंने ये तक ही सिखाया है, तो 6 मंथ्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला लिखाया था, 6 मंथ का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो। यस। कैसे 2.35? वो बोला ना 5%। हाँ, लेकिन अंडर रूट -1 भी तो है। क्या कर रहे हो? कैसे 2.35?
सबका 2.35 क्यों आ रहा है? 1+R। सॉरी, फिर से मतलब ये रेट तो डिवाइडेड बाई 100 में है ना, ये रेट है। देखो बुक में तो वही इसको आई ऐसे कर सकते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी था नहीं, ये सॉल्यूशन से ही डिराइव्ड है। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। क्या बोल रहे हो आप लोग? आई कर दूं? इंटरेस्ट रेट हो गया, अरे रेट बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो, बात तो एक ही था। क्या है भाई मेरे को, क्या चीज? 1+रेट। अब रेट यहाँ पे परसेंटेज में है, तो परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा बाबा? अरे 1+R-1 था, तो 1+ इसको परसेंटेज जो है हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1025 अंडर रूट -1। अब 1.1025 अंडर रूट करोगे तो 1.05 आएगा, -1 तो 0.05, दैट इज 5%। ऐसा कि आंख ही पूरा लाल है इसका। हाँ 5 नहीं, 5% समझ में आया या नहीं आया? 5% समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं? 1 लाख पे तो 10.25%, 1 लाख पे 10.25% प्लस 30,000 पे 10,250, 11,750। expected rate of return 11,750. You are required to find the expected and actual return. एक्चुअल क्या था? बेनिफिट, एक्चुअल गेन या लॉस को प्लस माइनस करना था ना बाबा रे बाबा। 11,750 तक सब पहुंचे या नहीं पहुंचे? यहां तक क्लियर है? आपसे क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। एक्सपेक्टेड तो नॉर्मल है, इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11,750 इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको चाहिए एक्चुअल। अच्छा यहाँ रुको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू बैंक हो गया, टू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना? 11,750, राइट? तो क्या ये बैलेंस हो रहा है क्या दोनों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लान एसेट अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। डेट लिख देते हैं, डेट कितना था? 1 अप्रैल X1, देन 30 सितंबर X1, बाय बैंक कितना? 19,000, कितना? एक्चुअल लॉस कितना? 600। क्लियर है?
into expected return कितना आया? दोनों मैच हो रहा है क्या? टू डेबिट ज्यादा थोड़ी है, क्रेडिट ज्यादा है ना। एक्चुरियल गेन बैलेंसिंग फिगर कितना? 48 कितना ज्यादा है क्या? कुछ तो गड़बड़ी किया है। 8850 यहां तक ठीक है। हाँ हाँ तो करेंगे ना एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स। वैसे तो बुक्स में नेट दिखाते हैं, नेट ही दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं दिखता, बट लेजर में ऐसे ही दिखना है सिखाने के लिए, राइट। अब आपसे एक्चुअल रिटर्न पूछा तो कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? प्लस, इसलिए वहां प्लस माइनस एक्चुअल गेन लॉस था। एक्चुअल गेन 8850 माइनस एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल रिटर्न कितना? बस डायरेक्ट मतलब क्या चीज बोला था? हाँ फेयर वैल्यू है, पहला बात है। फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में तो एक्चुअल वैल्यूएशन प्लस माइनस हुआ होगा ना कुछ, तभी तो फायदा हो रहा है तुमको। तुम सोच रहे दोनों का, हाँ अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस ही तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न है। जो तुम्हारा इन्वेस्टेड वैल्यू है और ईयर एंड में जो उसका फेयर वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस ही तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न है। करेक्ट है, वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो वैसे, एकदम करेक्ट। किसी को समझ में आया वो क्या बोला? सुना नहीं। वो बोल रहे भैया हमने इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल X1 में 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर हमने 30 सितंबर में कुछ पैसा निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 19,000। फिर और इन्वेस्ट किया तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट रह गया। तो कैन आई से माय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन 30 सितंबर इज 1,30,000, जिसका ईयर एंड में जाके वैल्यू हो गया 1,50,000। तो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 130 था वो बन गया 150। तो मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना? तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये मेथड ठीक है कि 20,000 का ही एक्चुअल रिटर्न बनना चाहिए आपका, हमेशा ही बनेगा ऐसा। अल्टीमेटली एक्चुअल रिटर्न तो यही रहेगा ना, जितना तुम लगाया पैसा और जितना उसका आज मार्केट वैल्यू है, वही तो तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न है, दोनों का डिफरेंस। तो हमेशा मैच करेगा। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इसको। हाँ हाँ, और एक्चुअल में देखें, अब ये 20,000 का एक्चुअल रिटर्न कैसे बन रहा है पता है? इंटरेस्ट तो सिर्फ 11,750 ही है, बाकी सब वैल्यूएशन। तभी तो हम ईयर एंड में फेयर वैल्यू लेते हैं। फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, कुछ तो अप एंड डाउन हुआ है, वो अप एंड डाउन इज एक्चुअल गेन और लॉस। जिसका एडजस्टमेंट आप करोगे तब जाके आपको एक्चुअल रिटर्न पता चलेगा। अभी तो पता है एक्चुअल का बहुत सारा फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स को काउंट करके उन लोग आपको वैल्यू बताते कि अभी आपके प्लान एसेट्स की वैल्यू कितनी है। एंड जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एट फेयर वैल्यू। इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट फेयर वैल्यू, बेसिकली नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस प्लान एसेट्स विल बी शोन एट फेयर वैल्यू। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बोलूंगा तो AS 13 आ जाएगा।
तो वो नहीं लिंक करना यहाँ पे। यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड जो प्लान एसेट्स है दैट इज शोन एट फेयर वैल्यू। क्लियर है भाइयों और उनकी बहनों? कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि? क्या भैया इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। बिकॉज एग्जाम में क्वार्टरली हो गया तो कंपाउंडिंग रेट कैसे निकालोगे? आईसीआई ने तो नहीं सिखाया, राइट? आईसीआई खुद बोलता है यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चन विद सिंपल इंटरेस्ट आल्सो। देखो, हाँ डिफर करेगा। ये देखो, alternatively the above question may be solved without giving compound effect to rate of return। कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं देके आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते थे। हाँ, अब देखो क्या है कि बच्चे बहुत ही बेवकूफ, हम आए हैं बैठे हैं सत्संग चल रहा है बाबा जी का, सुन के चले जाएंगे। कोई तो बोलो तो भैया एक बार सिंपल वाला भी बताए तो फिर कैसे सॉल्व करते? मुंह में दही जमा रखा है, पूछना थोड़ी ना होता है। हाँ, क्या चीज? सिंपल इंटरेस्ट तो पीरियड वाइज पीरियड कैलकुलेट होगा उसमें। हाँ उस तरीके से। अब देखो सब बेशरम है, पूछ ले मजाल पड़ा है। कोई सीखने थोड़ी आया भैया, बस आ गए हैं। सत्संग जब खत्म होगा तो हरिओम बोल के निकल देंगे। वो तो मैं बोलूंगा। इफ फॉलोड सिंपल इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता? पहले तो 1 लाख के ऊपर हम लोग 6 मंथ्स पे निकालते, राइट? फिर हमारा 6 मंथ्स के बाद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 1,30,000, नेट 130 बन गया ना? ये है सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा 10.25 था ना, सॉरी 10.25%। वो एग्जाम्पल लेते लेते 10 सेट हो गया था। 10.25%। कितना? 11,000। अच्छा अलग अलग कर लेते हैं, 5125 डेसिमल में आ गया क्या? 6,663 कर ले, 0.5 आ रहा है ना? $11,788 होता फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नहीं आया किसी से? और एक तरीका, 1 लाख पे पूरा साल का निकाल लो प्लस 30,000 पे निकाल लो 6 मंथ्स का, बात तो एक ही है। सॉल्व करोगे तो 11,780 आएगा। इफ आप सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ही नहीं होता, वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग पीरियड्स के ऊपर में कैलकुलेट करते, बट कंपाउंडिंग होता है नॉर्मली तो सेम कभी आएगा भी नहीं। कंपाउंडिंग में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यहाँ तो आप सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, यानी बेसिकली जो पहला 6 महीने में इंटरेस्ट कमाया आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर रहे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया है दैट इज 5125, उस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंडिंग में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इज इट क्लियर? जैसे आज 100 रुपए इन्वेस्ट किया,
नेक्स्ट ईयर बन जाएगा वो 10 रुपए का इंटरेस्ट लग के 110। तो नेक्स्ट ईयर किस पे कैलकुलेट होगा? 110 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बट अभी अपन क्या कर रहे हैं? 100 रुपए पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? कुछ क्लियर नहीं है। हेलीकॉप्टर बन रहा है, तुम्हारा चेहरा को देख के तो ऐसे लग रहा है। जागो जागो, निकलो, पार्टी से निकलो, बाहर आओ। हाँ, 6 मंथ, हाँ पूरा साल पकड़ लो फिर 30। हाँ, मैंने पहला 6 महीने का पकड़ लिया, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में जितना इन्वेस्टमेंट था उसको पकड़ लिया। वहां 130 ले लिया ना मैंने। समझ में आया? क्लियर है? हाँ हाँ, दोनों केस में एक्चुअल रिटर्न सेम रहेगा। एक्चुअल रिटर्न 20,000 ही आएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा बदल जाएगा, उससे तुम्हारा एक्चुअल गेन भी बदल जाएगा। अल्टीमेटली लेजर का बैलेंस तो वही रहना है तुम्हारा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो एक्चुअल रिटर्न कभी भी चेंज नहीं होगा, इधर यू फॉलो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बट आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हो जाएगा। पहले हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा था 11,750, ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 11,788। बस इतना ही डिफरेंस है। और एक्चुअल गेन भी चेंज हो जाएगा यदि आप लेजर में पुट डाउन करोगे तो। क्लियर है कंसेप्ट प्लान एसेट्स वाला? देखो 4 से 5 मार्क का बहुत इजीली क्वेश्चन बनता है ये कैटेगरी का। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर देना। नीचे वाला तो भाई ऐसे समझाने के लिए था, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है? एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न सॉल्व करके दिखा देना। लेजर नहीं, अलग से एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेजर तो तुम लोग को समझाने के लिए मैंने बनाया। हाँ हाँ, 11,750 कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। पहले आप लोग ऐसे दिखाओगे। नहीं रे, एक जिसके दिमाग में सिंपल सेट हो गया वो सिंपल से एग्जाम में सॉल्व करना, जिसके दिमाग में कंपाउंडिंग सेट हो गया वो कंपाउंडिंग से करना। लेकिन कंपाउंडिंग 6 मंथ्स वाला तो कर लेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा आ गया स्विच कर लेना, सिंपल से सॉल्व करके आ जाना, या तो क्वेश्चन खुद आपको कंपाउंडिंग रेट दे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंड रेट नहीं, कोई मतलब नहीं था ऐसे। कंपाउंड रेट फॉर 6 मंथ, 5% ये दिखा दिया। एंड फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने निकाला। जगह दिखा दो। पता, जितना छोटे बच्चों से डर नहीं लगता उतना तुम लोग से लगता है। कोई भी चीज जल्दी से ऐसे नहीं लिखा है, आप तो लिखाया नहीं था, बताया नहीं था, वो तो एग्जाम में आ गया, हम उस वजह से। अरे भाई साहब, एलिगेशन का तीर ऐसे टपाक 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 छोड़ते रहते हो। डिफेंस करूँ तो करूँ कैसे अपने आप को? सब दिखा देता हूँ, फिर मेरे पास सारे नोट सेव होते हैं। और और ये टैग नहीं होता ना, तो कुछ और तो क्या होता है, जूनियर लेवल में बच्चा के बोलते भाई आप तो पढ़ाया ही नहीं था, सीधा पेरेंट्स के साथ पढ़ाया ही नहीं था। क्लियर है? हाँ, सीधा वही दिखाएगा। कुछ लिखना नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग एज्यूम किया या क्या किया, बस उससे दिखा देगा सीधा। हाँ, लेजर वैसे ही रहेगा। लेजर में खाली वैल्यू चेंज होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न का और एक्चुअल गेन का। ये दोनों फिगर चेंज हो जाएंगे। हाँ, वो दोनों चेंज हो जाएगा। हाँ,
हाँ, फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 11,788 आ जाएगा और ये 38 रुपीज से कम हो जाएगा। अरे 38 इधर बढ़ा 38 इधर कम हो गया, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हेलो, बोलो। नंबर 8 करो फटाफट। नंबर 8 ट्राई करो। करना है, पढ़ो तो सही, पहले ट्राई तो करो। हाँ 5 मिनट रुका हुआ है। क्या? अच्छा, नहीं नहीं, आई लाइक टू सॉल्व टफ क्वेश्चन। सीए बन गया मैं, इजी थोड़ी करेगा काम। हाँ, और टफ काम मैं तभी करता जब मैं मनी भाई को देखता है। अब तो सीए बन गया, फ्री में थोड़ी करूंगा। तुम्हारा तो यहाँ से एग्जिट से पहले यहाँ चीरा लगवाएगा। हेलो, जी बोलिए। जी, नेट ही नहीं चलता है, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन, एकदम परेशान हो रखा है सर। छतरी बड़ी काली मिल रही है। कैसे 10 कॉलेज से पहले? हाँ हाँ, आपका वो एक इंजीनियर को मत आने बोलिएगा, वरना फालतू झगड़ा हो जाएगा। एक आपका एक इंजीनियर है जो इतना आओ पढ़ते हैं साथ में। पढ़ते हैं, मैंने सॉल्व करना थोड़ी बोला, क्या पता पढ़ते पढ़ते तुम लोगों का दिमाग चमक जाए। हाँ हाँ, मैं जाएगा रोबोट बन के। आप लोग क्वेश्चन ऐसे सामने रखना, मैं डिक्टेट कर दूंगा और फिर बैठ जाऊंगा उधर। हाँ
हाथ वाथ कटा हुआ होता है ना, तो सेम स्ट्रीम का बंदा नहीं जा सकता, मतलब जो सेम चीज कर रहा होता है। हाँ तो Rockstar Limited discontinues a business segment. Under the agreement with employees union, the employees of the discontinued segment will earn no further benefit. ठीक है, एक सेगमेंट था, एक बिजनेस, मतलब हो सकता है उसका एक कोई कंपनी था, उसने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। अब क्या बोलता है, एम्प्लॉय यूनियन जो होता है उनके साथ मीटिंग किया और बोलता है अब नो लॉन्गर एम्प्लॉय बेनिफिट देना है। दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। दिस इज अ कर्टेलमेंट, बिना कुछ पेमेंट किए खत्म कहानी। बिकॉज एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। कहां तक का मिलेगा, जब तक वो सेगमेंट डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था तब तक का ही होगा। कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन, ऑब्वियसली जब बाद का नहीं देना तो हमने तो बुक्स में प्रोविजन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बना रखा होगा। इट विल रिड्यूस माय ऑब्लिगेशन फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुअल assumption मेड बिफोर कर्टेलमेंट। इवन वो भी चेंज हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यूएशन भी उन्होंने assumptions वगैरह लगा के कैलकुलेट करके दिया होगा कि इतना तो आपका बेनिफिट देना पड़ेगा, अब वो भी चेंज हो जाएगा। यानी पहला पैरा पूरा सिर्फ ज्ञानबाजी है, स्टोरी चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन बाय एम्प्लॉयज, the gross obligation reduces after the curtailment because the last pay earlier assumed is no longer valid. बोलता है बेनिफिट कैसे डिटरमाइन किया था, इफ हमने बेनिफिट डिटरमाइन किया होता लास्ट पे ड्रॉन, मतलब जितना अमाउंट उनको पे किया था उसके बेसिस पे यदि बेनिफिट कैलकुलेट करते तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूसेस आफ्टर द कर्टेलमेंट, मतलब सेटलमेंट के बाद द लास्ट पे अर्लियर एज्यूम्ड विल नो लॉन्गर बी वैलिड, क्योंकि अब तो हमें कुछ देना ही नहीं है। ठीक है, ऊपर का खाली ज्ञान है कि कंपनी बंद हो गया, बंद होने के बाद उन्होंने एम्प्लॉय यूनियन के साथ मीटिंग किया, बोलता है अब आगे हम लोग को कोई भी बेनिफिट्स नहीं देना, जब तक डिसकंटिन्यू नहीं किया था सेगमेंट तब तक की सर्विसेज के लिए हम लोग पे कर देंगे, आगे फर्दर कुछ नहीं पे करना, इतना ही कहानी। अब है असली क्वेश्चन, Rockstar Limited estimates the share of unamortized service cost that relates to the part of the obligation at 18 rupees. ठीक है, unamortized service cost. Calculate the gain from curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of given information. आपको क्या बताना है, कितना फायदा हुआ कर्टेलमेंट से या फिर कितना लाइबिलिटी हम लोग को बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ड्यू टू कर्टेलमेंट। या तो क्या होगा, वैल्यू कम हो जाएगा तो गेन, और वैल्यू ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो लाइबिलिटी है। इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6000, यानी कर्टेलमेंट से पहले हमें कितना पेमेंट करना था, 6000। The fair value of plan asset on that date is estimated at 5100, मेरा fair value है। The unamortized past service cost 180, curtailment reduces the obligation by 600, which is 10% of the gross obligation। क्या बोल रहा है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन 6000 था, कर्टेलमेंट की वजह से 10% कम कर देना आपको, तो आपका एक्चुअल ऑब्लिगेशन कितना है, 6000 में से 10% माइनस हो गया 5400, राइट। 5400 का ऑब्लिगेशन पे करना है, जिसके लिए आपने प्लान एसेट्स बना रखा है, पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बेच के ही तो आप ऑब्लिगेशन करेगा। कितना बना रखा हमने, 5400, जिसका आज का वैल्यू है, फेयर वैल्यू कितना, 5100। आज प्लान एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना है, 5100, और हमारा ऑब्लिगेशन है 5400, तो ये तो यहां से मिल जाएगा, बाकी बचा 300 रुपए, राइट। अब 300 रुपए में अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट भी है कितना, 180 है, लेकिन उसमें से 10% तो ऑब्लिगेशन कम हो रहा है ना। अनअमोर्टाइज्ड का मतलब बुक्स के अंदर में लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज है कितना, 180 रुपए, लेकिन 10% ऑब्लिगेशन आपका कम हो गया।
ग्रॉस ऑब्लिगेशन से 10% कम हुआ है ना, तो आपको कितना अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट मानना है? 162 रुपीज तो है ही हमारे पास बुक्स के अंदर में, तो और कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बैलेंस शीट में? टोटल 300 रुपए का लाइबिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए? ऑब्लिगेशन है 5400, जिसमें से 5100 का एसेट है मेरे पास, राइट? अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट कितना लेना है? 162। तो मुझे और लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन तो 5400 है ना, तो यानी 300 रुपए अरेंज करने। 300 रुपए में कहां से अरेंज करूंगा? पीएनएल से निकालना पड़ेगा ना। कितना निकालूंगा? 162 ऑलरेडी है, और कितना निकालेंगे? 138 रुपीज का लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर है? पहला तो ये। दूसरा है गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट कितना हुआ? 582, करेक्ट। अब 6000 का 10% कितना हो गया? 600 रुपए। 600 रुपए का फायदा है, लेकिन क्या इसको नेट फायदा मानोगे क्या? गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट तो कितना? 18। तुम्हारा लाइबिलिटी भी तो कम हो रहा है, ऊपर वाला अनअमोर्टाइज्ड है, वो अभी तक दिखाया ही नहीं था, पास सर्विस कॉस्ट। तो इसमें से 18 रुपए फायदा थोड़ी ना है, रिवर्सल एंट्री में चला जाएगा। तो तुम्हारा नेट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट कितना है? क्या चीज? 180। दिस इज द अनअमोर्टाइज, यानी अभी तक इसने आपने इसको राइट ऑफ नहीं किया, अमोर्टाइज नहीं किया। अनअमोर्टाइज का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ नहीं करना। तो 180 में से 18 का तो राइट ऑफ करने का जरूरत ही नहीं है ना। तो तुम्हारा नेट गेन, अब तुम राइट ऑफ करोगे उसको, 18 माइनस करोगे, तो तुम्हारा टोटल गेन था 600 रुपए का, जिसमें से 18 आप पीएनएल में राइट ऑफ करोगे, तो तुम्हारा नेट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट कितना बचेगा? दैट विल बी योर 582। तो दैट वाज द गेन ऑन कर्टेलमेंट। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्या चीज? ये गेन ऑन, आज जब अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, याद करो गेन ऑन कर्टेलमेंट का अकाउंटिंग एंट्री क्या था? पहले हम प्लान एसेट बेच दिया, सपोज 5100 का वो पैसा आ गया। अब आप पे ऑफ कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? टू डिफाइन टू बैंक कितना पे ऑफ करना है? 5400। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना डेबिट हो जाएगा? जिसमें से 138। अभी लाइबिलिटी भी तो बुक किया ना आपने कुछ, टोटल 600 रुपए का गेन थोड़ी है। एक मिनट, यहाँ तो छह कितना था? 5400 गया। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना है? 6000। 600 का गेन दिख रहा है, बट 600 का गेन नहीं, कुछ अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट है, तो उसको आप अमोर्टाइज करोगे। सर्विस कॉस्ट 18 रुपए का चला गया, तो नेट गेन ऑन कर्टेलमेंट 582। दिस विल बी योर फाइनल अकाउंटिंग एंट्री। हाँ, अरे 18 रुपए का तो हटाना है, बाकी का लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गया तुम्हारा 138 प्लस 162। इतना टोटल लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होगा तुम्हारे बुक्स में, क्योंकि 180 में से 18 जब राइट ऑफ कर दिया, तो तुम्हारे पास बचा कितना? 162 तो था ही, प्लस और इंक्रीज करना पड़ रहा है लाइबिलिटी कितने से? अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट 138 रुपीज से। दो तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो गेन ऑन कर्टेलमेंट, और जो उससे पहले का सर्विसेज का आपको देना है बेनिफिट्स, उसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखो, मैं आराम से प्रेजेंट करके बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? हाँ, मैच नहीं है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। रिड्यूस कितना हो रहा है? इतना रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन हुआ है आपके बुक्स में, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का 6000 का, जब अब एक्चुअल में कितना पे करना है?
5,400, तो रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन है 600, जिसमें से एक अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट है, मतलब जो आपने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया था। हाँ, लाइबिलिटी जो आपको राइट ऑफ करना है, तो आपका टोटल 180 का था, ठीक है। अब उसमें से बोल रहे 10% हमारे कोई काम का नहीं है, दिस इज सर्विस कॉस्ट, तो ये सर्विस कॉस्ट आप हटाओगे ना, बाकी लाइबिलिटी है अभी भी, बिकॉज आपको फ्यूचर में पे ऑफ करना है, उसमें से आपको बाकी लाइबिलिटी को राइट ऑफ करना है, क्योंकि उसमें से 10% ऑब्लिगेशन कम हो गया। 180 का सर्विस कॉस्ट था, सर्विस कॉस्ट पास सर्विस कॉस्ट, ठीक है, जो 180 था, जिसमें से अभी 10% ऑब्लिगेशन कम हो चुका है, तो मेरा 18 रुपीज का जो वो सर्विस कॉस्ट है, वो मुझे पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा, एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट एक खर्चा होता है, तो खर्चे तो एट द एंड ऑफ द डे पीएनएल में जाएगा ना। अनअमोर्टाइज, लेट मी कनेक्ट विद द अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स, बेसिकली अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, ये लाइबिलिटी नहीं था, ये तुम्हारा कहां खड़ा था पता है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट 180 रुपीज। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, हम खर्चा कर देते हैं, बट हम उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। सिमिलरली इज दिस टाइप ऑफ सर्विस कॉस्ट, जहां पे बुक्स में हम लोग कुछ तो पीएनएल में चार्ज कर चुके, बट 180 अभी भी अनअमोर्टाइज करना बाकी है, राइट, जिसमें से बोल रहा है 10% रिड्यूस करना है करंट ईयर में, तो वो हमारा पीएनएल में चार्ज हो जाएगा, ऑब्लिगेशन है। तो जब तुम एसेट्स को कम करोगे, इट्स अ लॉस फॉर यू, दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो पीएनएल में तुम्हारा क्या इंपैक्ट हो रहा है, दिस इज योर पीएनएल, एक तरफ है गेन 600 और एक तरफ सर्विस कॉस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं, सर्विस कॉस्ट कितना राइट ऑफ होगा, तो नेट गेन कितना 582, तो वही नेट गेन दिखा रहे हैं, नेट, हाँ हाँ, एसेट्स, एसेट से वो अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, तो तुम्हारा इस गेन में से क्या करेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ अनअमोर्टाइज्ड, फिर से बोल रहा हूं, अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट क्या है, एक ऐसा खर्चा जो आप पहले कर चुके हो, जिसको पीएनएल से राइट ऑफ करना है, आपने नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10% का राइट ऑफ इमीडिएटली करना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑब्लिगेशन कम हो गया, तो व्हाट वी आर डूइंग, कितना था 180 का 10%, 18 हम क्या कर रहे हैं, तो नेट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट कितना हो गया, ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, क्या चीज, नहीं, ये तो कंटेनमेंट गेन हो गया, मेरे को फायदा इतना कम देना पड़ेगा, इतना कम देना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे पास में ग्रॉस ऑब्लिगेशन कितना है, ग्रॉस ऑब्लिगेशन था 6,000 माइनस रिडक्शन, ये है तुम्हारा ग्रॉस ऑब्लिगेशन, इतना तुम्हें पे करना था, जिसके लिए ऑलरेडी एसेट है मेरे पास, प्लान एसेट्स, तो वो आ जाएगा मेरा प्लान एसेट से। प्लान एसेट्स बेसिकली क्या है, वो पैसा जो आपने अलग कर रखा है रिलेटेड टू योर ऑब्लिगेशन, तो आपने 5,100 रुपीज तो साइड कर रखा है ना ऑलरेडी, तो 5,100 हमने साइड कर रखा है, तो हमारे पास और 300 चाहिए, राइट, जिसमें से मेरा जो पीएनएल में मैं चार्ज करूंगा अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट, जो पिछले साल प्रोविजन बनाना था नहीं बनाया मैंने, तो वो जब मैं चार्ज करूंगा 10% तो मेरा खत्म,
बाकी मैं 80-90% जो है वो चार्ज करूंगा, ऑलरेडी है मेरे पास, जिसको मैं लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरा एसेट था, अब मेरे को पता चला ऑब्लिगेशन पे करना है, बिकॉज ऑब्लिगेशन पे करने के लिए मेरे पास 300 रुपीज शॉर्टफॉल है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट था 180, जिसमें से 10% रिड्यूस हो गया, बाकी को मैं एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करूंगा, एसेट से कन्वर्ट करूंगा लाइबिलिटी में। तो कितना रुपीज है वो, कितना था, 180 माइनस 18, 162। लेकिन अभी भी शॉर्टफॉल है मेरे पास, तो और नया लाइबिलिटी मतलब और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एसेट था जो, हाँ करेक्ट, उसी के साथ तो कर रहे हैं, 54,000 5400 के साथ 5100 को सेट ऑफ कर रहे हैं। हाँ वो भी उस तरफ सेट ऑफ हो रहा है। हाँ राइट, इतना का एक्स्ट्रा लाइबिलिटी और क्रिएट करना पड़ेगा, बेनिफिट ऑब्लिगेशन बोल के पीएनएल में। हाँ ये लाइबिलिटी है तुम्हारी, हाँ पीएनएल से चार्ज करेंगे और बुक्स में लाइबिलिटी आ जाएगा ये। हाँ वही कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो लाइबिलिटी में ही कन्वर्ट हो रहा है ना। एक तरफ 300 का लाइबिलिटी, एक तरफ 162 का एसेट है, सेट ऑफ होके तुम्हें और एसेट तुमको लग रहा है क्रिएट करना, बट वो गलत हो जाएगा। तुम यदि ऐसे बोलोगी अनअमोर्टाइज्ड है, मतलब तुमने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स के अंदर में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोविजन बना दिया होगा, अब उसका रिवर्सल एंट्री से तुमने उसको बुक्स में छोड़ दिया, राइट ऑफ नहीं किया, अब वो अनअमोर्टाइज्ड है तुम्हारा। इसको अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। यहाँ मेरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, हाँ ये वो अमाउंट है जो आपने पहले पीएनएल में नहीं शो किया, जो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, जो एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपका आना चाहिए था, बट आपको लगा कि आपको इतना जरूरत नहीं है, माइट भी पहले प्रोविजन ज्यादा बना लिया होगा, अब उसका रिवर्सल वैल्यू को आपने एसेट ट्रीट कर लिया कि फ्यूचर में फिर से बढ़ाना होगा तो हम यहाँ से बढ़ा लेंगे लाइबिलिटी। मतलब दो एसेट ट्रीट कर लिया, इनकम ट्रीट नहीं किया। अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट को मैंने एसेट ट्रीट किया, इनकम नहीं ट्रीट किया। अब ये एसेट एक्चुअल में मेरा इनकम एक्सपेंसेस जाना ही नहीं, मेरा लाइबिलिटी ट्रीट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा, 300 रुपए का शॉर्टफॉल है, तो वो 300 रुपए मेरा कहाँ से आ जाएगा, 300 में से 162 तो है ही, और कहाँ से आएगा, पीएनएल से चार्ज कर लेंगे। तो लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है डिफरेंस, 130। चाहिए क्या, दो ही तो क्वेश्चन किया, वो आया होगा तो देना उसको, तो कह रहा था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करो। क्या ये क्या लिखा है, ठीक है ये लिख लो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करो।
Number 8. The following data apply to X Limited defined benefit pension plan for the year ended 31st March. डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, डिफाइंड बेनिफिट है, फिर कंट्रीब्यूशन में ये सब हमें चाहिए ही नहीं, एक फिक्स अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। बेनिफिट प्लान में क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2,80,000 और पे किया 2 लाख, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट्स कितना था, ओपनिंग बैलेंस है 8 लाख। ठीक है, हमने पे कर दिया 2 लाख, कंट्रीब्यूट किया 2,80,000, फेयर वैल्यू है तो क्या आ जाएगा 2,60,000, यही एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अरे यही एक्चुअली यही एक्सपेक्टेड है। अरे क्वेश्चन में एक्चुअल गेन लॉस का डेटा ही नहीं है, तो यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा और यही आपका एक्चुअल रिटर्न हो जाएगा। अरे एक्चुअल गेन लॉस डेटा होना भी तो पड़ेगा या मिसमैच होना पड़ेगा लेजर का, वो जब डेटा है ही नहीं, और मैंने बोला था हमेशा इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, और जब नहीं है तो हम मानेंगे भी नहीं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वही आपका एक्चुअल रिटर्न। अरे मैंने ये बोला हम जब लेजर बनाते हैं तो वहाँ एक्चुअल गेन लॉस भी रहता है, वो एक्चुअल गेन लॉस तो तब होगा जब क्वेश्चन में होगा, वो दोनों ब्लैंक है, तो जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया वही तो एक्चुअल रिटर्न बन गया। एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन लॉस, वो तो है ही नहीं, तो यही तो मेरा एक्चुअल रिटर्न बन जाएगा। नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न नहीं, रॉन्ग नहीं है। हाँ बना सकते हैं, फिर नीचे बस लिखने ना, देयरफॉर एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना प्लस एक्चुअल गेन नील माइनस एक्चुअल लॉस नील, एक्चुअल रिटर्न इतना दिखा देना एग्जाम में। अकाउंट तो बना लेना क्लैरिटी के लिए। हाँ नहीं, नीचे दिखाना पड़ेगा। हाँ प्लान एसेट अकाउंट कोई से भी कर सकता है। ये बुलाता चल। नंबर 8 सबका हुआ ना, आगे पीछे भाई लोग और उनकी बहनों। अरे मत करो रे यार।
नंबर 8 क्लियर है? नंबर 8 क्लियर है? लिख लेना चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। नंबर 9 सेम है। हाँ कंपाउंड से कर लो ना, प्रॉब्लम। अरे किससे भी करो, वो आपका एक्चुअल रिटर्न तो सेम ही आएगा। कितना? हाँ 70,000। नंबर 9 सेल्व करो, अभी तो किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन, जस्ट फिगर्स चेंज है क्या? उधर 1 लाख था, 19,000 था और 49,000 था। यहाँ 2 लाख है, 25,000 एंड 55,000 है, बट रेट तो सेम ही है 10.25। अब तो याद होना चाहिए कंपाउंडिंग 6 महीने का कितना होगा, 5%। तो बस याद हो जाना चाहिए। एक किसका कॉपी है? ऐसा मार खाएगा ना। लेजर अकाउंट का डेबिट साइड में बाई और क्रेडिट साइड में 2। ऐसे आदमी का हाथ नहीं, शरीर का अंग अंग काट दिया जाए। और इसमें देख के लिखा क्या तुम? अरे बाबा, टू बैलेंस बीटी इधर बाय बाय लिखे जा रहा है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में भी बाय बाय चल क्या रहा है? देख रहे हो, जनता को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अरे भाई ये 2 बाई का फंडा तो ठीक था। वो एग्जामिनर का मेरे जैसे चेक करो तो माथा ही सनक जाए, हम पास ही नहीं करे, बाकी सारा कितना भी करेक्ट हो। हमारा अभी तक इसको 2 बाई का ही फंडा क्लियर नहीं है। किसी क्लाइंट का ऑडिट करने गया तो लगा देगा। भेज दो। एक्चुअल रिटर्न ऐसे नहीं दिखा सकता तुम। एक्चुअल गेन तो तुम दिखाया नहीं कितना हुआ। तुम तो सीधा वैल्यू ऑफ एसेट एट ईयर एंड माइनस जितना 230 था उसका डिफरेंस, वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए था। वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भाई, तुमको दिखाना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुअल गेन और लॉस है तो माइनस करके, वरना तो हम उसका अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे एक्चुअल गेन नहीं दिखाओगे तो। हाँ ठीक ही हो।
तो जो 7 स्टेप्स का हुआ था क्वेश्चन हम लोग सही कर रहे हैं या फिर और क्या करना है तो मैं कैलकुलेट करता हूँ और मुझे लगता है कि तुमने जो पेंशन स्कीम में जो 10,000 अलग किया है वो 5,000 होना चाहिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा वैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर है तुमने प्लान सिर्फ इन्वेस्ट कर रखा है अपना प्रोटीन का पैसा और मुझे नहीं बोला कि इसका लगाना सही है या नहीं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आपके लॉस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है ये ऐसे लीजिए तो रिटर्न पहले अब वो दोनों लेकर पैसे मैच नहीं हुआ दैट मींस या तो मुझे गेन हो या लॉस तो बैलेंस शीट पे अब एक्सपेक्ट हमारे पास बैलेंस शीट या तो क्वेश्चन बताएगा या बैलेंस शीट यार ये क्या बात तो दोनों आ गया
अच्छा नहीं लग रहा ठीक है सबका करेक्ट है। वो एक्चुअल रिटर्न, दैट इज नॉट एनुअल रिटर्न। हाँ वो एक्चुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की जो तुम बात करते हो दैट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट। हाँ एक्चुअल रिटर्न आएगा जब तुम उसमें एक्चुअल गेन प्लस माइनस करेगा। हाँ ये एक्चुअल रिटर्न, हाँ ये एक्चुअल है। कौन सा? अरे ठीक है तो सबके कंट्रोल में है ना। एक्सपेक्टेड 22 आया था क्या? हाँ एक्चुअल गेन बैलेंसिंग, एक्चुअल रिटर्न तो 70 होगा ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुअल गेन। अरे लेजर पोस्टिंग में तो तुम करेगा ना, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा तो तुम एंट्री क्या करेगा? प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्चुअल गेन, तो प्लान एसेट में टू एक्चुअल गेन लिख दिया। फिर प्लान एसेट पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ तो प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो वो ड्यू कर लिया तुमने। अब तुमसे पूछेगा टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है तुमको, तो जो इंटरेस्ट है वो तो मिल ही रहा है, प्लस वैल्यूएशन से जो तुम्हें बेनिफिट हुआ वो भी तो तुम्हारा रिटर्न है, उन दोनों को ऐड करेगा तो तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न पता चल जाएगा। क्लियर है? नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। मुक्का मार देगा मुंह में, समझा? अरे पिछला जन्म में हम लुगाई थे। पता नहीं, वरना जायदाद पे हिस्सा लेने चला जाता। A company has a scheme for payment of settlement allowance to a company has a scheme for payment of settlement allowance to retiring employees. Under the scheme, retiring employees are entitled to reimbursement of certain travel expenses for class they are entitled to as per the company rule, and to a lump sum payment to cover expenses on food and stay ड्यूरिंग द ट्रेवल। बोलते एक स्कीम है जिसमें उनको क्या क्या होगा, रिम्बर्समेंट मिलेगा ट्रेवल एक्सपेंसेस का, प्लस एक लमसम अमाउंट पे करेंगे हम लोग उनका स्टे और फूड के लिए। ऑल्टरनेटिवली एम्प्लॉयज कैन क्लेम अ लमसम अमाउंट इक्वल टू 1 month पे लास्ट ड्रॉन। दो तरह का ऑप्शन है। द कंपनीज कंटेंशन इन दिस मैटर आर settlement allowance does not depend upon the length of service of employee. It is restricted to employees' eligibility under the travel rule of the company, or where option for lump sum payment is excised equal to the last pay drawn. Since it is not related to the length of service of the employee, it is accounted for on claim basis.
मतलब उन लोग बोल रहे हैं जब एक्चुअल में लेके जाएगा तभी हम हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा होता है क्या? अरे प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ कंटेंशन ऑफ द कंपनी क्या है? गलत है। एएस 15 बोलता है कोई भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में देना है तो ऑन द बेस ऑफ एक्सपेक्टेशन जितना एक्सरसाइज होने वाला है उसके बेसिस पे हमें प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट प्लान लमसम है ना, तो डायरेक्ट बेनिफिट प्लान कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ, वहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड कितना करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे the present case falls under the category of defined, तो कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, लमसम पे करना है, राइट? द सेट पैरा एनकम्पासेस केसेस वेयर पेमेंट प्रॉमिस टू बी मेड टू एम्प्लॉय, सब ज्ञान है, कोई बात नहीं है, ठीक है? The contention of the company that the settlement allowance will be accounted for claim basis is not correct even if company's obligation under the scheme is uncertain। हम लोग क्या करेगा? Estimating the obligation assumption may be needed future condition and events which are largely outside the company's control, thus settlement allowance payable is defined retirement, जिसके लिए हम लोग क्या करेगा? लाइबिलिटी बनाएगा। द प्रोविजन शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एक्चुरियल वैल्यूएशन। जब आप पता नहीं कर सकते तो वहां पे दुनिया में विद्वान लोग हैं, उनका मदद लो, उनके बेसिस पे जितना वैल्यूएशन वो निकाल के देंगे उतना प्रोविजन आप क्रिएट करो। आई बात समझ में? ये गलत है कि हम तो पता ही नहीं है, एक बार में पेमेंट देना है, जो लेके जाएगा उसी टाइम हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। दैट्स नॉट करेक्ट अकाउंटिंग, दैट विल नॉट शो ट्रू पिक्चर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि कल को आप ऑडिट करने जाता है, मैनेजमेंट ऐसा बोलता है, तो आप उनको बोलना ये गलत है, इससे आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रूडेंस आपको बोलता है ना कि फ्यूचर में जो पे करना है उसका आज आप प्रोविजन क्रिएट करो। आई बात समझ? ऐसे तो प्रॉफिट मैनिपुलेट करने के लिए कोई कंपनी शो ही नहीं करेगा। हाँ, देन बात अलग है, बट कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा प्रैक्टिस होगा ही नहीं। लेवल 1 एंटिटीज पे ही ज्यादातर ये बड़े बड़े केसेस तो वहीं पे निकल के आते हैं ना, फ्रॉड के। तो लेवल 1 एंटिटीज को कंपलसरी है एएस 15 लगाना ही पड़ेगा। और एएस 15 साफ साफ बोलता है कि कोई बेनिफिट है तो आप उसका प्रोविजन क्रिएट करोगे, या तो आप वैल्यू कैलकुलेट करो, आप नहीं कर पा रहे तो नॉलेजेबल पर्सन का हेल्प लो, दैट इज एक्चुरियल्स। उनका हेल्प से आप क्या करो, कैलकुलेशन करो। एक्चुरियल्स आएंगे, दो ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या क्या? डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल ऑब्जर्वेशन, उसके बेसिस पे उन लोग कैलकुलेट करके बता देंगे। उतना प्रोविजन हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑन क्लेम बेसिस पे लाइबिलिटी बुक करो, लाइबिलिटी नहीं, जब एक्चुअल में क्लेम जाएगा तब हम बुक नहीं करेंगे, उससे पहले से आपको प्रोविजन क्रिएट करना ही होगा। इन शॉर्ट यही स्टोरी है। कंटेंशन गलत है, प्रोविजन बनाना ही होगा। किस साल बनाना होगा? जिस साल हमारा बेनिफिट ड्यू होता जाएगा, हर साल। इन शॉर्ट हर साल प्रोविजन बनाएंगे। तो प्रोविजन का एक पैरा लिखा था ना हमने, a provision should be recognized for all the benefits which an employee becomes entitled to as a result of rendering the service। समझ में आया? ये वाला पैरा कोट करके फिर यदि आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो एक्चुअल वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे। फिर उसमें सिंस इट इज अ लॉन्ग टर्म तो आप बता देना कि ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? नंबर 7, एक बार हाथ से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज एज इट इज आईसीए का सॉल्यूशन ना तो सेट होगा दिमाग में, ना एग्जाम में वोमिट कर पाओगे। तो लेंथ क्रिएट करने के लिए आप एक बार घर पे लिखना, नेक्स्ट क्लास में मेरे को बता देना कि कैसे क्या है। आई बात समझ में? विद दिस एक छोटा छोटा थ्योरेटिकल कुछ इलस्ट्रेशन होगा, 1-2 एकदम बेसिक थ्योरेटिकल है वो हमने कवर अप कर लिया है, रीड आउट कर लेना एंड उसी में काम हो जाएगा। क्योंकि आंसर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, इतना बड़ा आंसर लिख दिया आईसीए ने जो आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1-2 जब आप देखोगे, ठीक है, तो बड़ा आंसर लिख दिया उन्होंने, उतना नहीं लिख पाएंगे, अपने हिसाब से बस उसका इंटरप्रिटेशन समझ लेना, एंड जो ऑलरेडी अपन नोट्स में लिख चुके, राइट? तो उतना करना है एंड दैट्स इट, हो जाएगा। विद दिस वी कवर अवर एंटायर एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।